नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं और विकास नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। हमारी 10th क्लास की जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस से संबंधित ये सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे विकास का। तो विकास आपने बच्चे कल अध्ययन किया होगा। ये चैप्टर जो है हमारा विकास, इसमें हमने विकास की परिभाषा बताई थी आप लोगों को। आज हम समझेंगे कि विकास कितने टाइप का होता है, विकास के प्रकार आज समझते हैं हम लोग। तो देखिएगा बच्चे, एक विकास होता है आर्थिक विकास, एक विकास होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास ये बच्चे क्या है? आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? आर्थिक विकास है क्या? तो आर्थिक विकास को हम जानेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है बच्चे। देखिएगा, तो इसके लिए एक फेमस हमारे अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने बताया है कि अगर पहले आप आर्थिक का मतलब ही समझिए बच्चे। आर्थिक का मतलब सीधे सीधे ये समझिएगा कि ये सब पैसे से है। आर्थिक का मतलब डायरेक्ट किससे है? पैसे से। आदमी कितना कमाता है, आदमी कितनी उन्नति कर रहा है, ये है आर्थिक विकास। तो आर्थिक जहां भी शब्द आता है वो पैसे से संबंधित शब्द होता है। तो आर्थिक विकास मतलब कोई कितनी पैदावारी हो रही है किसी देश में, ये आर्थिक विकास उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अमर्त्य सेन के अनुसार, अमर्त्य सेन ने कहा है कि आर्थिक विकास तभी किसी देश का माना जाएगा अगर सामाजिक न्याय के द्वारा उस पैसे, मतलब कोई अगर देश पैसा कमाता है और कुछ ही चुनिंदा लोगों के पास वही पैसा है किसी देश का, तो वो आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको कि चुनिंदा लोगों के पास अगर पैसा है तो वह आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा, उसको सभी लोगों में बांटना चाहिए। तो सामाजिक न्याय, इसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय। तो आर्थिक विकास क्या होता है? तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि को मतलब जो भी टोटल पैसा है उसको सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है बच्चे सभी के पास बराबर बराबर इक्वल इक्वल होना चाहिए। यह होता है सामाजिक न्याय। अगर आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय द्वारा बांटा जाए, आर्थिक समृद्धि को, तो कहलाएगा आर्थिक विकास। तो कहलाएगा आर्थिक विकास। तो यह कहलाएगा आर्थिक विकास। अब ये बच्चे आर्थिक विकास होता है। सेकेंड नंबर कौन सा विकास होता है? तो सेकेंड नंबर विकास होता है हमारा समावेशी विकास। समावेशी विकास, समावेशी विकास क्या है? तो समावेशी विकास से तात्पर्य है बच्चे कि सभी घटकों का, हमने विकास के घटक देखे थे। विकास के घटक क्या क्या थे? तो हम लोगों ने देखे थे कि विकास के घटक थे भाई, शिक्षा था, शिक्षा के रूप में भी विकास होना चाहिए। स्वास्थ्य था, स्वास्थ्य के रूप में भी विकास होना चाहिए। स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और क्या था? और ऐसे ही एक घटक थे। तो अगर हम सभी घटकों का विकास करें, यह नहीं कि किसी देश में बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन वहां शिक्षा कम है, कोई देश बहुत ज्यादा शिक्षित है लेकिन वहां स्वास्थ्य नहीं है, कोई बहुत ज्यादा स्वस्थ वहां के लोग हैं लेकिन वहां पे इतना पैसा लेता नहीं है। तो मतलब अगर सभी का विकास हो, सभी घटकों का विकास हो, तो कहेंगे हम समावेशी विकास हो रहा है। तो आपको क्या बच्चे इतनी बात समझ में आई कि समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास होता है कि अगर विकास के सभी घटकों का एक साथ विकास हो रहा है, मतलब अगर किसी देश में शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता भी है, तो हम कहेंगे यह समावेशी विकास है। और थर्ड विकास हमारा कौन सा है? तो थर्ड होता है हमारे पास संधारणीय विकास। संधारणीय विकास, संधारणीय विकास, संधारणीय विकास क्या है बच्चे? तो देखिए बच्चे, अगर मान लो कोई देश विकास करता है तो पृथ्वी के संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। पृथ्वी के संसाधन क्या होते हैं? तो देखिए बच्चे, जैसे कि जंगल हो गए, जंगल हमारा संसाधन है। जल हो गया, पृथ्वी में जो भूमिगत जल है जिसको हम लोग पीते हैं, ये भी तो हमारा संसाधन है, इसको हम यूज करते हैं, हम इसको पीते हैं। मतलब संसाधन का मतलब होता है वो सभी वस्तुएं प्रकृति की जो मानव के हित के लिए काम आती हैं। वो सभी वस्तुएं प्रकृति की जो मानव के हित के लिए काम आती है, संसाधन है। तो अगर हम पृथ्वी के सभी संसाधनों का बहुत दोहन करते हैं, ऐसे ही बहुत दोहन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग देखिएगा बहुत ज्यादा क्या धुआं निर्माण करते हैं, धुआं बनाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, तो क्या होता है ये? तो इससे क्या होता है कि एयर प्रदूषण होता है। अब दिल्ली में देखिएगा, आपको सुनने को मिलता होगा टीवी में कि बहुत ज्यादा एयर प्रदूषण हो रहा है। जंगलों कटाई हो रही है, जंगलों कटाई से भी बहुत ज्यादा नुकसान है। मतलब पर्यावरण के साथ में ही तुम्हें विकास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बहुत बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएं और सभी जंगलों काट डालें, फिर क्या हो, हमारे पास ना स्वच्छ हवा बचे, ना स्वच्छ पानी बचे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करते हैं, तो अगर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करते हैं तो वो होता है संधारणीय विकास। समावेशी विकास क्या है? तो सभी घटकों का विकास हो, साथ में सभी घटकों का विकास हो।
अगर सभी घटकों का विकास हो रहा है तो हम कहेंगे ये समावेशी विकास है। संधारणीय विकास क्या होता है? संधारणीय विकास होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रख के अगर विकास हो रहा हो, अगर पर्यावरण को ध्यान में रख के विकास हो रहा हो, पर्यावरण को ध्यान में रख के अगर विकास हो रहा है तो होता है संधारणीय विकास। अब बच्चे देखिएगा, एक ऐसा भी विकास होता है जिसमें समावेशी विकास और संधारणीय विकास दोनों को अगर जोड़ के बनाया जाए तो वह कहलाता है सतत विकास। सतत विकास मतलब ऐसी विकास की राह जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सभी घटकों का विकास कर रहे हैं और साथ ही साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं, तो ऐसा विकास कहलाएगा सतत विकास हो रहा है। और आजकल बच्चों इसी की बात होती है कि हमें सतत विकास करना चाहिए। सतत विकास में क्या हो, सभी घटकों का विकास हो, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास हो और आय के क्षेत्र में भी विकास हो, और संधारणीय विकास क्या, पर्यावरण को ध्यान में रख के विकास हो। तो अगर इन सभी घटकों का देख के विकास होता है तो हम कहते हैं बच्चे सतत विकास हो रहा है। तो हम देखते हैं बच्चे सतत विकास हो रहा है। तो आजकल इसी की बात होती है सतत विकास क्या होता है। अब हम इनकी परिभाषा देखेंगे बच्चे, अब हम इनकी देखेंगे परिभाषा कि क्या परिभाषाएं हैं, कैसे कैसे परिभाषाएं दी गई हैं। अब हम इनकी परिभाषा देखेंगे। देखिएगा आप लोग, विकास, विकास की परिभाषा क्या है देखिएगा। विकास की अगर आप लोग परिभाषा देखेंगे तो विकास से आशय गुणात्मक संदर्भों में प्रकृति से है जिसके प्रमुख घटक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से संबंधित मूलभूत सुविधाएं। जीवन स्तर से मतलब इंसानी जीवन कितना अच्छा है, ये चीजें निर्भर करती हैं कि शुद्ध पेयजल अगर हमें अच्छा मिल रहा है, विद्युत आपूर्ति अगर हमें अच्छी मिल रही है, स्वच्छ पर्यावरण मिल रहा है, तो जो इत्यादि हैं, तो इत्यादि जो हैं वे हमारे क्या हैं। अब देखिए विकास की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। विकास से आशय गुणात्मक संदर्भों में प्रगति से, अगर हम प्रगति कर रहे हैं वो गुणात्मक संदर्भों में जिसके प्रमुख घटक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता ये सब कुछ होते हैं। मतलब विकास अगर हो रहा है तो एक चीज नहीं होता, अगर पैसा से ही विकास नहीं होता है। विकास में शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी अच्छी होनी चाहिए, सुरक्षा, समानता, स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी अच्छा होना चाहिए। ये संबंधित सुविधाएं होती हैं। अब देखिए नोट क्या है, अमर्त्य सेन ने बताया, बच्चे क्या कहा था, अमर्त्य सेन के अनुसार आर्थिक समृद्धि विकास हेतु एक अनिवार्य घटक है। मतलब पैसा होना चाहिए, पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही। अमर्त्य सेन के अनुसार आर्थिक समृद्धि विकास हेतु एक अनिवार्य घटक है तथा यदि सामाजिक न्याय की व्यवस्था द्वारा समृद्धि के लाभ सभी को पहुंच रहे हैं। सामाजिक न्याय की व्यवस्था, वही बात हुई बच्चे कि सभी को बराबर बराबर अगर मिले, समाज में अगर सभी को बराबर बराबर मिलता है तो हम कहते हैं ये सामाजिक न्याय का बंटवारा हो रहा है। तो सामाजिक न्याय के द्वारा मतलब कि कोई देश जितना पैसा कमा रहा है उसको अगर सभी देशों में सभी लोगों को तक बराबर 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 हिस्सेदारी पहुंचती है तो इसे सामाजिक न्याय कहते हैं। सामाजिक न्याय की व्यवस्था द्वारा समृद्धि के लाभ सभी को पहुंच रहे हो तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। अब देखिएगा, ये देखिएगा, जैसे कि ये वाली देखिएगा, अब आपको ये दिख रहा होगा। देखिए बच्चों, यहां पे क्या है, यहां पे पैसा तो इस देश के पास ज्यादा आ रहा है, लेकिन क्या है बंटवारा देखिए कैसे हुआ है। मात्र दो चेयर पे इतने लोग बैठे हैं और ये एक चेयर पे देखिए आराम से महोदय साहब बैठे हैं, विराजमान हैं। तो ये देखिएगा, ये क्या सामाजिक न्याय से बंटवारा हुआ है? तो नहीं, ये सामाजिक न्याय से बंटवारा नहीं हुआ है। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। सामाजिक न्याय यहाँ है बच्चे, यहाँ सामाजिक न्याय है। और देखिएगा, अब हम बात करते हैं आगे समावेशी विकास। जैसा कि हमने बताया था समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास का अर्थ विकास के क्रम में सभी घटकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए प्रकृति से है। मतलब अगर सभी घटकों के एक साथ विकास हो रहा है तो हम बच्चे कहेंगे कि हाँ ये समावेशी विकास हो रहा है। इसके बाद हमने संधारणीय विकास की बात की थी। संधारणीय विकास क्या होता है? तो संधारणीय विकास के आशय पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संबंध से, मतलब अगर हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करते हैं तो संधारणीय विकास होता है। जिसके अंतर्गत विकास के क्रम में हो रहे पर्यावरण ह्रास को पूरा करते हुए प्रगति की जा रही है, जिसके आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सके। अब देखिए बच्चा, सतत विकास क्या है? हमने बताया था सतत विकास क्या होता है। सतत विकास इक्वल टू होता है, सतत विकास इक्वल टू होता है, अगर हम लोग सतत विकास की बात करें तो सतत विकास के बारे में हमने पढ़ा था। सतत विकास क्या होता है? तो अगर हम समावेशी विकास अगर हम समावेशी विकास में संधारणीय विकास जोड़ दें, अगर हम समावेशी विकास में संधारणीय विकास जोड़ दें तो क्या बनता है? तो बनता है सतत विकास। तो बनेगा बच्चे सतत विकास। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, सतत विकास क्या होता है? समावेशी विकास प्लस संधारणीय विकास। अब देखिए बच्चे, राष्ट्रीय विकास क्या होता है? तो उस दिन हमारी बात हुई थी कि राष्ट्रीय विकास, हाँ अब बच्चे देखिएगा राष्ट्रीय विकास क्या होता है। तो हमने कहा, जैसे कहा था कि
विभिन्न देशों विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास क्या से विभिन्न भिन्न हो सकता है, उस दिन हमारी बात हुई थी। आज देखिएगा, राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, देश का विकास एक किसान अलग माध्यम से, व्यापारी अलग माध्यम से और एक शिक्षक अलग माध्यम से चाहेगा। किसान चाहेगा भाई फसल अच्छी हो, अच्छे दाम मिले, भाई देश का विकास हो रहा है। व्यापारी चाहेगा भाई अच्छा व्यापार हो, बहुत ज्यादा पैसा है, व्यापारी ये चाहेगा। शिक्षक क्या चाहेगा, भाई सभी लोग शिक्षित हो जाएं, मजा आ जाए, सभी लोग हाई ग्रेजुएट हो जाएं और सभी लोग अच्छे से पढ़ जाएं। तो सभी अलग अलग चाहेंगे। अतः राष्ट्रीय विकास के तहत उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है जो बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। तो भाई सरकार कौन सा चुने, तो सरकार कौन सा चुने? देखो भाई बच्चों, हमने बात की थी कि विकास क्या होता है, हमने बात की थी कि विकास क्या होता है, हमने एक बात की कि विकास क्या होता है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है। विकास के बारे में हमने देखा था कि विकास क्या है। तो ये हमारी बात हुई थी कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लोगों के लिए अलग, किसान के लिए अलग, व्यापारी के लिए अलग, सबके लिए अलग हो सकता है। लेकिन और एक और हमने बात की थी कि विकास के अगर लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं तो हो सकता है वो दो लोगों के विचार एक दूसरे से मिले ना। जैसे कि हमने उसी दिन बात की थी, आज भी बात कर रहे हैं कि मान लो कि ये रोड बन रही है और इस रोड पे कई लोगों के घर भी आ रहे हैं, कई लोगों के घर आ रहे हैं और कई वाहन वाले हैं जो चाहेंगे कि भाई ये रोड बने और हमारा विकास हो जाए, जबकि ये लोग चाहेंगे कि ये भाई रोड ना बने। क्यों? क्योंकि हमारे घर चले जाएंगे, हमारी जमीन चली जाएगी और हम लोग कहां जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। हालांकि मुआवजा मिलेगा, लेकिन क्या जमीन से लगाव छूट जाएगा? तो नहीं। तो ये लोग तो चाहेंगे विकास मतलब रोड बने, ये लोग चाहेंगे रोड ना बने। तो यानी दो देखो, विकास के लक्ष्य आपस में टकराए के तो कोई चाहता है कि ये चीज हो, कोई चाहता है ये चीज ना हो। तो फिर राष्ट्रीय विकास कैसे होगा? तो अगर एक देश का विकास करना हो, देश में तो सभी लोग रहते हैं, तो देश में अगर देश का विकास करना हो तो उन लोगों को देखा जाता है किनकी संख्या ज्यादा है, किनको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर इनको ज्यादा फायदा मिलेगा जो वाहन वाले हैं तो रोड बनेगी। अगर इनको ज्यादा घाटा हो रहा है, अगर ये नहीं चाहते हैं तो भाई रोड नहीं बनेगी। तो बात समझ में आया? तो राष्ट्रीय विकास में क्या होता है, राष्ट्रीय विकास में सरकार उन लक्ष्यों को देखती है जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर फायदा हो रहा है तो हम कहेंगे राष्ट्रीय विकास हो रहा है। अब देखिएगा, अब राष्ट्रीय विकास की परिभाषा देखते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत वह कार्यक्रम तथा नीतियां भी कार्यान्वित होंगी जो लोगों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी होंगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। सरकार निर्णय करती है कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग क्या है। ये तो भाई सरकार निर्णय करेगी ना, क्या सही तरीका क्या है, कोई चीज हो या ना हो। अब देखिएगा, अब देखो, देश या राज्यों की तुलना कैसे होती है। मतलब दो देश हैं और हम कैसे कहें कि ये देश ज्यादा उन्नतिशील है, ये ज्यादा विकास हुआ है, इस देश में कम विकास हुआ है, या फिर हम राज्यों की तुलना कैसे करें कि इस राज्य में ज्यादा विकास हुआ है और इस राज्य में कम विकास हुआ है। तो इसके बच्चे तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिएगा, तीन तरीके होते हैं बच्चे। कौन कौन से तरीके होते हैं? तीन। तो ये देखो, तीन तरीके हैं। देशों की तुलना, देशों या राज्यों की तुलना, देशों या राज्यों की तुलना के लिए कितने तरीके हैं? तो तीन तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? तो नंबर वन तरीका है कि हम राष्ट्रीय आय से तुलना कर दें। राष्ट्रीय आय से तुलना करें। यह क्या होता है बच्चे? तो देखिएगा, राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो जैसे कि एक मान लो ये देश है, यहां के कुछ लोग होंगे, तो इस देश के जितने भी लोग हैं, सभी लोग हैं, अगर इस देश की टोटल आय क्या है, एक निश्चित मतलब एक साल में, मान लो एक साल में इस देश के लोग कितना कमा रहे हैं, इस देश की कुल आय क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय। एक साल में ये सभी देश के लोग कितना कमा रहे हैं, वो होगी इसकी कुल आय। तो जिसकी कुल आय ज्यादा यानी जिस देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा, वो ज्यादा विकासशील हो गया, वो ज्यादा विकसित हो गया। और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम, वो हो गया कम विकसित देश। तो आपको ये बात समझ में आ गई, राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी देश में, किसी कंट्री के सभी लोगों की कुल आय हो जाती है राष्ट्रीय आय। तो इससे तुलना की जाती है। अब बच्चे आप देखिएगा कि राष्ट्रीय आय से अगर इससे तुलना करेंगे तो अब आप ये दो देश देखिएगा, ये मान लीजिएगा ए देश है, ये मान लीजिएगा बी देश है। अब वही बात यहां पे मान लीजिएगा कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है,
जनसंख्या कितनी है, तो इसकी मान लीजिए कि जनसंख्या है 50 करोड़, इस देश की जनसंख्या 50 करोड़ है, और इस देश की जनसंख्या कितनी है, तो इस देश में जनसंख्या है कम, मात्र 10 करोड़ जनसंख्या है, 10 करोड़ जनसंख्या है। अब देखिएगा यहाँ का प्रति आदमी, एक आदमी मात्र 300 रुपए पर डे कमाता है, 300 रुपए पर डे कमा रहा है। तो अगर 300 रुपए पर डे एक आदमी कमा रहा है, 50 करोड़ जनसंख्या है, तो टोटल रुपया कितना होगा, तो टोटल रुपया इतना आएगा इसमें, टोटल रुपया कितना आएगा, तो टोटल रुपया आएगा 300 गुणे 50, तो 5 या 15 के पीछे 3 जीरो, इतना करोड़ रुपया आएगा, मतलब एक साल में इतना करोड़ रुपया आएगा। अब इसमें देखिएगा, मान लो कि इस बी देश में 700 रुपए पर इंसान कमाता है, तो 10 करोड़ की इसकी जनसंख्या है, तो टोटल रुपया कितना आएगा एक साल, एक दिन में, तो ये आएगा 700 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 7000, ये आ जाएगा 7000 करोड़। अब देखिएगा बच्चे, राष्ट्रीय आय इस देश की ज्यादा है, इस देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा है और इस देश की राष्ट्रीय आय कम है, लेकिन यह देखिएगा एक आदमी यहाँ 700 रुपए कमा रहा है, यहाँ पे एक आदमी 300 रुपए कमा रहा है, तो ये तुलना क्या ज्यादा उचित हुई। अब राष्ट्रीय आय से अगर हम तुलना करेंगे तो हम कहेंगे ये देश भाई ज्यादा प्रगतिशील है, ये देश ज्यादा विकासशील विकसित देश है, जबकि हम कहेंगे ये देश विकसित नहीं है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो इस देश का एक इंसान 700 रुपए कमा रहा है, इसका 300 रुपए कमा रहा है, तो यह देश ज्यादा विकसित हुआ। यानी कि राष्ट्रीय आय द्वारा तुलना करने पे हमें कुछ सही तुलना नहीं होती है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, तो फिर राष्ट्रीय आय की तुलना ना करने पर दूसरा तरीका क्या है। अब देखिए बच्चे, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका से अगर हम तुलना करते हैं पर कैपिटा इनकम से, प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय से, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम पीसीआई, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय से हम लोग निकालते हैं बच्चे ऐसे, जैसे इसमें निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला होता है, मान लीजिए का ये कोई देश है और इस देश में बहुत सारी जनसंख्या है, इस देश में बहुत जनसंख्या है, तो अगर इस देश की जनसंख्या है तो इसमें निकालेंगे कुल आय, टोटल आय निकालेंगे, कुल आय कितना लोग कमा रहे हैं इस देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या या फिर हम कह देंगे कुल आबादी, कुल आबादी। तो इस देश के लोग देखिएगा कुल आय बटे कुल आबादी, जैसे मान लो कि इस देश में 5 लोग रह रहे हैं, एक देश है छोटा सा, मान लो 5 लोग, 5 लोगों से तो देश नहीं बनेगा, लेकिन ज्यादा लोग रहेंगे, तो मान लीजिए कि ये 300 रुपए पर डे कमा रहा है, ये 400 रुपए कमा रहा है, ये 500 रुपए कमा रहा है, ये 600 रुपए कमा रहा है और ये 700 रुपए कमा रहा है। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालें, पीसीआई निकालें, तो कैसे निकालेंगे, तो कुल आय कितनी हो जाएगी इसमें, देखो 300 एक हमारा, 400 एक हमारा, 700, 700 और 500 एक हमारा 1200, 1200 600 एक हमारा मतलब 1800, 1800 और 700 एक हमारा यानी 2500, 2500 रुपए क्या कुल आय होगी, 2500 रुपए क्या कुल आय होगी, हाँ होगी, बिल्कुल होगी। अब देखिए इंसान कितने, 1 2 3 4 5, इस देश की आबादी 5, तो ये देखिए पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई, 500 रुपए। तो जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, पीसीआई द्वारा क्या होता है, जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो हम कहते हैं कि भाई ये देश ज्यादा विकसित है, जिस देश की पर कैपिटा इनकम कम है तो हम कहते हैं कि ये भाई कम विकसित है। लेकिन यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ भी एक लफड़ा हो गया, लफड़ा क्या हो गया, हमने पर कैपिटा इनकम यहाँ निकाली 500 रुपए, क्या सभी लोग 500 रुपए कमा रहे थे, तो नहीं बच्चे, कुछ लोग इससे कम भी कमा रहे थे और कुछ लोग इससे ज्यादा भी कमा रहे थे। तो कम कमा रहे ज्यादा कमा रहे यानी असमानताएं हैं, तो ये पर कैपिटा इनकम है वो असमानताओं को छुपा लेता है, पर कैपिटा इनकम से असमानताएं छुप जाती हैं। अच्छा बच्चे एक और बात, पर कैपिटा इनकम को पर कैपिटा इनकम वाला तरीका किसने जारी किया, तो ये विश्व बैंक ने जारी किया, विश्व बैंक ने पर कैपिटा इनकम वाला तरीका जारी किया। फिर थर्ड बात कौन सा, थर्ड चीज कौन सी, तो थर्ड चीज देखिएगा, थर्ड होती है हम लोग यूएनडीपी जारी करता है, यूएनडीपी द्वारा जारी, यूएनडीपी एक मानव विकास सूचकांक जारी करता है, मानव विकास सूचकांक या विकास रिपोर्ट। तो इस यूएनडीपी के द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द्वारा, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द्वारा ये जारी करता है। अब देखते हैं बच्चे, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इनकी परिभाषाएं क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, देखिएगा
देशों की तुलना कैसे की जाती है? तो नंबर 1 वही राष्ट्रीय आय वाला तरीका। राष्ट्रीय आय के द्वारा तरीका कैसे है? राष्ट्रीय आय के माध्यम से तुलना कैसे की जाती है? एक निश्चित समयावधि में देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय, टोटल आय, मतलब जितने लोग हैं उनकी टोटल कितना पैसा कमा रहे हैं, कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऐसे देश जिनकी कुल आय उच्च है, मतलब जिनकी कुल आय ज्यादा है, उन्हें विकसित देश कहा जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन एवं जापान हालांकि यह एक उपयोगी उपाय नहीं है, क्योंकि देश की आबादी अलग अलग है, क्यों कुल आय की तुलना किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत राशि को नहीं बताती, मतलब ये नहीं बताती कि एक इंसान कितना कमा रहा है। वहां पे टोटल देश की जनसंख्या आ गई भाई, कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, हमारे देश में ही कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा कमाते हैं और कुछ लोग बेचारा एक मजदूर कम कमा पाता है। तो क्या सभी व्यक्ति को ये, मतलब ये वाला उपाय बढ़िया नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर पर कैपिटा इनकम आया। दूसरा उपाय क्या आया? प्रति व्यक्ति आय वाला। प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से तुलना कैसे होती है? पर कैपिटा इनकम द्वारा। देखिए, इसकी गणना कुल आबादी द्वारा कुल आय को विभाजित करके की जाती है, वही जो हमने अभी निकाला था। देखिएगा, जो अभी हमने निकाला था, हाँ क्या निकाला था, ये देखिए, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? कुल आय, मतलब किसी देश की टोटल आय में अगर टोटल आबादी को भाग दे देते हैं तो इस प्रकार निकलती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के माध्यम से हम क्या करते हैं? इस माध्यम द्वारा आय की तुलना करने में कुछ कमियां आती हैं, क्योंकि यह असमानता को छुपाता है। जैसे हमने अभी वहां देखा था कि असमानता को छुपा लिया था। कोई आदमी 300 कमा रहा था, कोई आदमी 400 कमाता, कोई आदमी 500, कोई आदमी 600, कोई आदमी 700। तो लेकिन अगर हमने उसका पर कैपिटा इनकम निकाली तो प्रति व्यक्ति 500 आया था। क्या सभी व्यक्ति 500 कमाते थे? तो नहीं, कुछ लोग 300 कमा रहे थे, कुछ लोग 700 कमा रहे थे। तो ये असमानताओं को छुपा लेता है। अब देखिएगा, विश्व बैंक इसको जारी करता है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश की जिनकी आय, अब देखिए विश्व बैंक ने क्या कहा है, 2019 का डाटा है, 2019 के अनुसार उन्होंने कहा है कि अगर किसी देश की यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, देखिए डॉलर में नापी जाती चीजें, और डॉलर क्या है? डॉलर इंडियन अमेरिकन करेंसी है, डॉलर अमेरिकन करेंसी है। तो अगर किसी भी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 49,300 प्रति वर्ष है, तो उसे हम लोग समृद्ध या उच्च आय वाला देश कहेंगे। और अगर किसी की यूएस डॉलर 25,000 प्रति व्यक्ति है तो उसे हम निम्न आय वाला देश कहेंगे। ये विश्व बैंक ने कहा है, विश्व बैंक ने अपने आंकड़े जारी किए, उसमें उसने कहा है। अब देखिएगा, भारत कहां आता है? तो बच्चे भारत मध्य आय वाले देशों में आता है, क्योंकि भारत की आय यूएस डॉलर 6,700 प्रति वर्ष थी। अब देखिएगा, ये तो बच्चे हुए आंकड़े की बात। अब हमने देखा था तीसरा तरीका क्या था? देशों की तुलना करने का। तीसरा है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे एचडीआई कहते हैं बच्चे। तो ये जारी कौन करता है? जैसे हमारी बात हुई, यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विकास को मापने का सर्वोत्तम तरीका है। और यह विकास को मापने का क्या है बच्चे? सर्वोत्तम तरीका है। अब देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का, अब देखिए बच्चे आपसे पूछा जा सकता है मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो 189 देशों की तुलना की गई थी बच्चे, और हमारा स्थान 131वां था। मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का 189 देशों में 131वां स्थान है। हाँ बच्चे, हम लोग विकास के मामले में अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो अभी बहुत पीछे है। देखिएगा, 131वां स्थान है, 189 देशों की तुलना हुई थी, मात्र 131वां स्थान हमारे इंडिया में प्राप्त हुआ है। अब मानव विकास रिपोर्ट बनाई कैसे जाती है? तो देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट में 3 चीजें देखी जाती हैं। कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं? एक देखा है स्वास्थ्य देखा जाता है, शिक्षा और आय, 3 चीजें देखी जाती हैं। स्वास्थ्य में कैसे देखा जाता है? तो स्वास्थ्य में देखा जाता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो अधिकतम कितने साल तक जिएगा, जिंदा रहेगा, वहां के इंसान कितने साल तक जीते हैं किसी देश के, ये बात होती है स्वास्थ्य में देखा जाता है। जीवन प्रत्याशा मतलब अधिकतम अगर कोई व्यक्ति तो उसके 85 वर्ष होती है, और न्यूनतम अगर 20 वर्ष से कम में ही वो मर जा रहा है, मृत्यु प्राप्त हो रहा है। अगर मान लो देखिए बच्चे, कोई इंसान पैदा हुआ और अगर जल्दी मर रहा है, इसका कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो बीमारी को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं कि अगर किसी देश में जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है तो वहां स्वस्थ व्यक्ति भी होंगे। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ बच्चे? आप समझ गए होंगे कि कोई इंसान किसी देश में जन्म लिया, आज पैदा हुआ, आज से वो कितने साल तक जिएगा, ये होता है स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा। तो स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है इसका शिक्षा। ये लोग शिक्षा देखते हैं। शिक्षा क्या देखते हैं? तो शिक्षा देखते हैं कि स्कूल जाने का माध्यम। स्कूल जाने का माध्यम का मतलब हुआ कि कोई
कोई इंसान कितने साल स्कूल गया है अपने पूरे जीवन में, कोई इंसान कितने साल अपने पूरे जीवन में स्कूल गया, तो अधिकतम 25 साल तक के व्यक्तियों से पूछा जाता है कि भाई तुम कितने साल स्कूल गए हो, तो उसका औसत निकाला जाता है। तो स्कूल जाने के बाद फिर होता है दूसरा चीज देखी जाती है स्कूल समाप्त करने के बाद, तो कितने वर्ष में तुमने स्कूल समाप्त कर दिया, मतलब जब कितनी उम्र थी तुम्हारी तब तुमने स्कूल समाप्त कर दिया, ये स्कूल समाप्त करने के बाद। तो शिक्षा में दो चीजें देखी जाती हैं कि तुम कितने साल तक स्कूल गए हो और तुमने स्कूल कब छोड़ दिया था। जैसे हमारे यहाँ कई बच्चे हैं जो क्या करते हैं 8th तक पढ़ते हैं और वो स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे जो 12th कर लेते हैं फिर स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। तो यह शिक्षा में ऐसे देखा जाता है। आय क्या होता है, आय वही पर कैपिटा इनकम ही देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय ही देखी जाती है। प्रति व्यक्ति आय वही वाली पीसीआई कुल आय बटे कुल आबादी वाली। तो मानव विकास सूचकांक कैसे बनाया जाता है, मानव विकास सूचकांक 3 चीजें देखी जाती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। अब देखिए बच्चे एक और इंडेक्स की बात करते हैं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। बीएमआई भी होता है। बीएमआई क्या होता है तो देखिएगा, पोषण भी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पोषण, हम जो लोग खाते हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या हम अच्छा भोजन करते हैं, हम क्या भोजन करते हैं, क्या हमें भोजन में, तो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि भोजन जब हम लोग करते हैं तो हमें पोषण मिलता है। पोषण में कई चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है और हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और हमें क्या चाहिए, वसा मिलता है। तो हम लोग भोजन में पोषण स्तर की बात करते हैं, तो पोषण भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पोषण भी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई वयस्क व्यक्ति कुपोषित हैं या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक कैसे होता है, देखिए बच्चे, यदि हम एक व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग से भाग कर दें तो क्या होता है, बीएमआई निकलता है। जैसे बीएमआई अगर निकालना हो तो व्यक्ति का भार केजी में चाहिए और लंबाई का स्क्वायर मीटर में, लंबाई का स्क्वायर चाहिए मीटर में। मान लो बच्चे हमारा जो वजन है, मान लो हमारे वेट कितना है, हमारा वजन कितना है, मान लीजिएगा कि मेरा वजन 75 किलो है, 75 केजी है, और मान लीजिएगा मेरी हाइट कितनी है, तो मेरी जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो मान लीजिएगा 5 फुट है। मान लीजिएगा भी 5 फुट तो नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है, 5 फुट है। तो हम लोग अगर अपना बीएमआई निकालें तो बीएमआई कैसे निकालेंगे, देखिएगा बीएमआई हम ऐसे निकालेंगे। अब लंबाई मीटर में होनी चाहिए बच्चे, फुट में नहीं, मीटर में होनी चाहिए। मीटर में मतलब हमारी 170 है, तो 170 से 12 डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 12 से भाग करेंगे तो 12 कम 12 कितने बचे, तो बचे हमारे पास 5 50 हो गए, 12 3 36 5 4 48, लगभग 14 मान लीजिएगा, कितनी आ रही है ये फुट में आ रही है बच्चे, 1 मिनट मान लीजिएगा। अच्छा हम मान ही रहे हैं, तो हमारी जो हाइट है वो कितनी है, 75 केजी हमारा वजन है, और जो हमारी हाइट है लगभग 2 मीटर मान लीजिएगा या 3 मीटर मान लीजिएगा, तो 2 मीटर मान लीजिएगा, 2 मीटर हमारी हाइट है। तो अगर यहां देखेंगे तो क्या होगा, 75 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 75, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसे डिवाइड करेंगे तो 4 कम 4 3 बचा, तो 3 4 4 32 18 दशमलव कुछ आ जाएगा, 18 दशमलव हमारी कुछ बीएमआई आ जाएगी। आप भी अपना निकाल सकते हैं कि आपका लंबाई मीटर में होनी चाहिए और आपका भार होना चाहिए कितना, तो आप बीएमआई निकाल सकते हैं। तो बीएमआई में बच्चे क्या होता है, बीएमआई से हमें पता चलता है कि कोई इंसान, मतलब अगर किसी की हाइट कम है और वो उसका वजन ज्यादा है तभी वो कुपोषित हुआ, और अगर किसी व्यक्ति बेचारे की हाइट ज्यादा है लेकिन वो उसका शरीर का द्रव्यमान कम है तभी वो कुपोषित होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो व्यक्ति का भार केजी में और लंबाई का स्क्वायर निकालते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारे बच्चे इस चैप्टर का, वो क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, तो बच्चे आपने देखा होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ राशन बढ़ता है, आप लोग राशन लेने गए होंगे, तो वही राशन वाला काम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो आपको देखिए बच्चे, आप लोग राशन लेने जाते हैं तो आपसे क्या होता है कि आपसे अंगूठा लगवाया जाता है, और फिर वो जो राशन वाले दुकानदार होते हैं जिसके पास कोटा होता है, वो क्या कहता है, आपको गेहूं या चावल बड़े सस्ते दाम पे दे देता है। तो वही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आवश्यक उपभोग की कुल वस्तुओं अथवा खाद्य पदार्थों को न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए बच्चे, हम लोग राशन लेने जाते हैं तो राशन में हमें क्या होता है कि हमें बहुत कम मूल्य पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आएगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे ही आएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिएगा, उचित मूल्य की वस्तुओं, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। देखिए हमें क्या होता है, उचित मूल्य पर, उचित मूल्य का मतलब बहुत ही कम। आपने जब राशन लेने जाते हैं तो आप गेहूं, चावल, चीनी आदि आपको क्या है, जो खाद्य सुरक्षा की वस्तुएं वो बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती हैं। ये उसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है, तो साधारण व्यक्ति को महंगाई के प्रभाव से बचाना। जो बेचारा नॉर्मल व्यक्ति है उसको महंगाई के प्रभाव से बचाना होता है। देखिए बच्चे, आपने देखा होगा कि जब राशन लेने जाते हैं लोग तो बहुत कम पैसे में वो लोग मिल जाता है, तो यानी महंगाई का उसके ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा देखिएगा, पूरे देश में सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करना। और पूरे देश में अगर हम सबको मुफ्त खाद्य, मुफ्त क्या, वो बहुत कम पैसे, मुफ्त ही समझ लो एक प्रकार से, तो बहुत कम पैसे में हमें जब मिलता है तो हम कहते हैं कि ये सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा है। और बाढ़ सूखा जैसी आकस्मिकताओं में खाद्य उपलब्धता सुरक्षित करना। तो आपने देखा होगा बाढ़ हुआ, सूखा या आकस्मिकताओं मतलब आपने देखा होगा बच्चे कि जब हमारे यहाँ कोविड लगा था तो कोविड के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि वहां पे हमें फ्री में राशन मिलने लगा था। मतलब 2 टाइम राशन मिलता था। 2 टाइम का मतलब हुआ, एक हमें मिलता था जो पैसे से मिलता था और एक मिलता था जो फ्री। मतलब अब देखिए बच्चे, बाढ़ सूखा या ऐसी कोविड-19 वाली जो आकस्मिकताएं हो गई थी, जो महामारी आ गई थी, तो उसमें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। जैसे उस समय लॉकडाउन था बच्चे, तो सभी को ये उपलब्ध कैसे हो पाए, तो सभी तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी में हो जाती है। अब देखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या क्या लाभ है। हाँ बच्चे देखिएगा, इससे बहुत लाभ है। जो हमारे यहाँ राशन बढ़ता है तो इससे क्या क्या लाभ है। नंबर 1, गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो पाती हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बच्चे गरीब जो लोग होते हैं उनको नियंत्रित मूल्य पर क्या होता है कि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। दूसरा क्या है, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी जैसे सामाजिक विरोधी तथा अनार्थिक कार्यों पर नियंत्रण हो पाता है। जमाखोरी और कालाबाजारी क्या होता है, देखिए बच्चे, जैसे मान लो कि अनाज पैदा हुआ, हाँ ये चीज प्याज में बहुत दिखती है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्याज के रेट कभी कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं और कभी कभी बहुत कम होते हैं। क्या होता है ऐसे, तो देखिए बच्चे, पहले होता था कि जैसे ही प्याज मंडियों में आता था तो कुछ लोग, कुछ पैसे वाले लोग क्या करते थे, उसको इकट्ठा करके अपने गोदामों में रख लेते थे। और जब प्याज पूरे देश में बहुत कम हो जाता था तब वो धीरे धीरे सप्लाई करते थे। तो मतलब बहुत सस्ते दामों पे खरीद के बहुत महंगे दामों में बेचते थे और इसलिए उस समय प्याज बहुत महंगा बेचता था। तो ये होती है बच्चे कालाबाजारी या जमाखोरी। जमाखोरी का मतलब हुआ अपनी आवश्यकता से अनुसार, आवश्यकता से ज्यादा। जैसे कि एक इंसान हो और वो पूरे शहर का खुद ही क्या खरीद ले, गेहूं खरीद ले। एक इंसान, मान लीजिएगा एक इंसान ये है, ये महोदय हैं, इन्होंने क्या किया, पूरे शहर का गेहूं, पूरे शहर का चावल एक ही बार खरीद लिया। अब इन्होंने खरीद लिया तो क्या हुआ, तो अब लोगों को तो चाहिए भाई, सभी लोगों को ये चीजें जरूर चाहिए होती हैं, सभी लोगों को चाहिए। तो अब वो क्या करेंगे, अब जब ये खरीदने जाएंगे तो यही भाई साहब इनको, जो मान लो इन्होंने 500 रुपए की बोरी खरीदी थी, अब वो इन लोगों को 1000 रुपए की बोरी देंगे। अब इससे इनको फायदा हो गया। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने की है जमाखोरी। तो जमाखोरी से बच्चे क्या होता है, जमाखोरी तो अगर सरकार इनको अपने पास रख लेगी इकट्ठा अनाज, तो क्या होगा, जमाखोरी नहीं हो पाएगी और कालाबाजारी भी नहीं हो पाएगी, इससे नियंत्रण हो जाएगा। फिर थर्ड चीज क्या है, खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को न्यायोचित किया जा सकता है। और खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को न्यायोचित जो वितरण होता है, न्यायोचित वितरण किया जा सकता है। इससे समाजवादी तथा लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना होती है। हाँ बच्चे, इससे समाजवादी और लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना होती है। अब देखिएगा, तो इसके अगर कुछ लाभ है तो बच्चे कुछ कमियां भी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ कमियां हैं और आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ तथा उसकी कमियों का उल्लेख कीजिए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है बच्चे। तो कैसे क्या, देखिएगा, भ्रष्टाचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबसे बड़ा दोष है। इस प्रणाली में निरुक्त होता भ्रष्टाचार है। तो देखिए भ्रष्टाचार, आपने देखा होगा बच्चे, भ्रष्टाचार इसमें बहुत है। भ्रष्टाचार कैसे होता है, भ्रष्टाचार का मतलब है बच्चे, तो देखिएगा जो हमारे यहाँ कोटेदार होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर लोग वो लोगों को कम करते हैं, कम वजन में तोल देते हैं। जैसे कि आप अगर गेहूं लेंगे तो उसमें देखिएगा कि कितने कम वजन होता है, आप वहां तोलाते हैं कुछ और होता है, यहाँ तोलाते हैं कुछ और होता है, और वो क्या करते हैं, वही गेहूं चावल बचा के किसी अन्य इंसान को बेच देते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार है बच्चे। तो यही होता है भ्रष्टाचार। दूसरा है, कई बार अनाज गोदामों में ही सड़ जाता है लेकिन वितरित नहीं हो पाता है। और क्या होता है कि कई बार अनाज गोदामों में ही सड़ जाता है पड़े पड़े, जिससे अनाज खराब हो जाता है। यह भी इस प्रणाली का दोष है। अकुशल प्रबंधन के कारण खाद्यान्न की खरीद से लेकर वितरण तक सरकार को भारी राजस्व की हानि होती है। मतलब सरकार को बहुत ज्यादा घाटा होता है। कि इसमें क्या है
कि खरीद से वितरण, मतलब इतनी प्रबंधन के कारण खरीद और वितरण में जो अनाज खरीदा गया और जो बांटा गया उसमें सरकार को बहुत ज्यादा घाटा होता है। और थर्ड फोर्थ पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचा जाने वाला केरोसिन तेल सब्सिडी वाला होता है, जो सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है। सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि कर रहा है। सरकार के राजकोषीय घाटे में क्या करता है? वृद्धि करता है। सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो जाती है बच्चे। तो ये था बच्चे आपका चैप्टर विकास, ये था आपका चैप्टर विकास। तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक आध बार वीडियो जरूर देखिएगा। इसके नोट्स बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो टेलीग्राम चैनल का भी वही नाम है, स्टडी सभा विद रमन। तो ये जो नोट्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, उसे डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपकी आईडी बनेगी और इसके बाद आप सर्च कीजिएगा स्टडी सभा विद रमन, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन हो जाएगा, उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चे।